प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी पिछले वाले वीडियो में ना हमने एक्सरसाइज 9.2 का 1, 2 और 3 सॉल्व करना सीख लिया था। इस वीडियो में 4, 5 और 6 कर लेते हैं, पूरा एक्सरसाइज अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी तुमने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना तो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा 9.3 वाले एक्सरसाइज का, उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो 9.2 का जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, देखो इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि एक लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के साथ। जैसे तुम देख रहे हो एक ये लाइन है, इसमें दो सर्कल तुम्हें दिख रहे होंगे, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है जिसका एक सेम सेंटर होता है। ये जो सेंटर तुम्हें दिख रहा है ना, ओ ये छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है। अब हमसे कहा गया है कि ए बी सी और डी पर ये कट हो रहा है। ये जो लाइन जब हमने इसको ऐसे बनाया तो ये पहले वाले सर्कल पे ए पर और डी पर कट हो रहा है, और जो अंदर में सर्कल है उसमें बी पर और सी पर कट हो रहा है। तो इस तरीके से ए बी सी डी पर ये चार जगह पर लाइन कट हो रहा है। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल होगा सी डी के। ये जो ए बी और सी डी है ना, आपको इसे इक्वल करना है। सिंपल सा एक क्या बोलते हैं सर्कल का थ्योरम लगेगा, और उस थ्योरम का यूज करके हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो ये इस तरीके का कुछ मैंने रफली डायग्राम बना लिया है ताकि तुम्हें जल्दी से मैं समझा सकूं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल है सी डी के। तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तुम यहाँ से एक सीधी लाइन बना दो, एक ऐसी लाइन बना दो जो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो इस वाली लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट ओ था, इस वाले पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ओ पी बनाया है जो कि परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ए डी मतलब कि इस पूरे लाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा तुम देखना ना, ये जो छोटा वाला सर्कल है, तुम बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इधर ये जो लाइन वगैरह है इसको भी भूल जाओ, तुम बस इस छोटे वाले सर्कल को ध्यान दो। इसमें ये जो BC है वो कॉर्ड का काम कर रहा है, और OP हमारा सेंटर से एक लाइन आया है जो कि कॉर्ड के ऊपर आ रहा है। हमारा सेंटर से एक सीधा लाइन परपेंडिकुलर आया है कॉर्ड BC के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रूफ में हमारे पास जो प्रूफ करना है उसका प्रूफ क्या है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, टीचर ही बहुत खुश हो जाएंगे, कि इन स्मॉलर वाले सर्कल, जो हमारा छोटा वाला सर्कल है, अंदर में जो हमारा सर्कल है उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, उसके अंदर OP जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है BC के ऊपर। अगर OP परपेंडिकुलर है AD के ऊपर तो BC के ऊपर भी होगा, एक ही बतिया है। तो इस वजह से जो ये BP और CP होगा ये इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमारा जो BP होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा CP के। हमने एक थ्योरम का यूज़ किया। कौन सा थ्योरम का यूज़ किया, याद करो जल्दी से, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर, और तुम्हें भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा बच्चों ना, ये ध्यान रखना जब तुम थ्योरम का यूज़ करोगे। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बस इस तरीके से तुम्हें इतना लिख देना है, और इससे होगा क्या कि BP और CP हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब उसी तरीके से जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें तुम अगर देखो तो AD हमारा कॉर्ड है और OP उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो A से P तक और D से P तक वाला जो पार्ट होगा ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, सेम उसी रीजन से। तो यहाँ पर तुम लिखोगे सिमिलरली, क्योंकि दोबारा तुम्हें बार बार ये चीज़ लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए तुम वर्ड यूज़ करना सिमिलरली इन लार्जर सर्कल। जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, उसके अंदर हमारे पास OP जो है वो परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, इसलिए हमारा जो AP होगा वो इक्वल हो जाएगा DP के, ठीक है। A से P तक और D से P तक का जो लेंथ है वो इक्वल हो गया। इसे तुम नाम दे दो इक्वेशन 1 बच्चों, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, और अगर तुम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो तुम्हारा AB आ जाएगा। देखो यहाँ पर AP में से अगर मैं BP माइनस करूँ, AP यहाँ से यहाँ तक है, BP यहाँ से यहाँ तक है, तो AP में से BP माइनस करने पर AB आ जा रहा है। तो वही होगा, यहाँ पर तुम इसको लिख लो ऐसे कि सब्ट्रैक्टिंग, हम क्या कर रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को किस में से कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास AP में से हम लिखेंगे माइनस, AP माइनस में BP ऐसे लिख भी देंगे, और इक्वल के उस साइड में भी जो DP है उसमें से माइनस करके दिखा देंगे CP को, जो इक्वेशन में CP है यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा AB आ जाएगा, और इधर जब हम माइनस करेंगे DP में से CP तो ये हमारा CD निकल करके आ जाएगा, और यही हमारा प्रूव हो गया। ये क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, जो 5th और 6th वाले क्वेश्चन है ना, तगड़े क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ गए, ये इंपॉर्टेंट तो है, और खासकर अगर आ गए ना तो 5 नंबर दे करके जाते हैं, एकदम फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 5th और 6th वाला। चलो उसे सॉल्व करना सिखाऊं तुम्हें मैं।
तो देखो पहले तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इसे पढ़ करके तुम्हें सुना देता हूँ, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। इसमें कहा क्या रहा है ना कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, ये तीनों क्या कर रही हैं, प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल में साइड साइड में कहीं कहीं पर ये बच्चियां खड़ी हैं, और एक जगह रेशमा है, दूसरी सलमा है, और तीसरी जो है वो मनदीप है। तो इस तरीके से तीनों खड़ी हैं सर्कल में, और जो सर्कल का रेडियस है ना वो 5 मीटर का है। अब बोल रहे हैं रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, और सलमा जो है वो थ्रो कर रही है मनदीप के पास, और फिर मनदीप थ्रो कर रही है रेशमा के पास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड द बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी कि दो बच्चों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अभी तुम्हें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें निकालना क्या है, कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन डायग्राम जब तुम देखोगे, इसका डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तब तुम्हें एकदम क्लियरली समझ में आएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से पहले मैंने इसका सिंपल सा एक डायग्राम बनाया है, अभी कंप्लीट नहीं है, सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बच्ची जो रेशमा है उसका नाम आर से शुरू हो रहा था तो मैंने आर लिख लिया, शर्मा का नाम एस से शुरू हो रहा था तो एस लिख लिया, और मनदीप का नाम एम से शुरू हो रहा था तो एम लिख लिया। ये 3 बच्चियाँ सर्कल में खड़ी हैं, सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा ओ है। अब हमसे ये कहा गया है कि सर्कल का जो रेडियस है ना वो 5 है, यानी कि अगर मैं इधर एक लाइन बनाऊं, ओ से लेकर के आर को अगर मैं मिला दूं मान लो, तो ये वाली लाइन कितनी सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। उसी तरीके से उधर भी अगर मैं बनाऊंगा वो भी 5 का ही होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ कि ये भी हमारा रेडियस है। और एक और इसका रेडियस होगा, कौन सा रेडियस होगा, ये जो ओ एस है ये भी रेडियस होगा। मेरा डायग्राम थोड़ा सा तुम लोगों को कचुम्बर दिख रहा होगा, खिचड़ी की तरह कि सर थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है साइड हमारा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम बस बेसिक समझो कि ये जो मैंने 3 लाइन बनाया ना ये रेडियस बनाया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रेशमा जो है वो सलमा के पास बॉल फेंक रही है, तो जब बॉल फेंकेगी तो ऐसे घूम करके तो जाएगा नहीं, वो फुटबॉल को तो किक मार नहीं रही रोनाल्डो की तरह, तो वो क्या होता है सीधा सीधा फेंकते हैं। जब हम किसी के पास भी कोई सामान फेंकते हैं तो उसे हम सीधा फेंकते हैं, तब वो उसके पास पहुंचता है। तो जो हमसे बोला गया था ना कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर जो हमसे बताया गया था, वो ऐसे कर्व वाला नहीं बताया, ध्यान रखना, वो ऐसे सीधा वाला डिस्टेंस बताया है। यानी कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर बना दूँ इस तरीके से, आर और एस को अगर मैं मिला दूँ बच्चा पार्टी ना, तो ये वाले लाइन का ही जो लेंथ है वो हम लोगों को 6 बताया गया है। और उसी तरीके से सलमा और मनदीप का जो लेंथ हम लोगों को बताया गया था 6 मीटर, वो ऐसे होगा। ठीक है, ये वाला हमारा 6 है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि मनदीप और रेशमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बताइए कितना होगा। तो हमसे यानी कि पूछा क्या है, आर एम का लेंथ पूछा है, तो आर एम के लिए हमें को लाइन बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर वो भी लाइन बना देते हैं। ठीक है, हम वो भी यहाँ पर लाइन मेंशन कर देते हैं कि आखिर पूछा क्या है। तो हमें आर एम का फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है समझ में आया ना तुम लोगों को, ये आर एम का लेंथ फाइंड करना, मैं लिख भी देता हूँ, टू फाइंड, है ना, यानी हमको फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है आर एम, कि आर एम जो है वो कितना मीटर का है, आर से लेकर के रेशमा से लेकर के मनदीप का जो दूरी है वो कितना है। तो उसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ पता है, मैं यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल करने वाला हूँ। उससे होगा क्या, अभी एक मैजिक होगा, दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट का कुछ नाम रख दो, ओ है तो इसका नाम पी रख देता हूँ, ओपी हो जाएगा मस्त एकदम। तो मुझे ना आरपी को और एमपी को किसी तरीके से इक्वल करना है। अगर मैंने आरपी और एमपी को इक्वल कर दिया बेटा ना, तो ये वाली जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस ट्रायंगल के ऊपर, ये जो हमारा ट्रायंगल है उसके ऊपर ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हो तो नीचे भी हो जाएगा। तो मुझे किसी तरीके से ये वाला लाइन आरपी को और एमपी को इक्वल करना है, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा। तो कैसे हम आखिर इक्वल कर सकते हैं आरपी को और एमपी को, आपस में हम किस तरीके से इक्वल कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, लेकिन डायरेक्टली हम इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। हमें ये वाला साइड ये साइड तो इक्वल दिया हुआ है, ओपी हमारा कॉमन हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा तीसरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो पहले एक उसके लिए दूसरा काम करना पड़ेगा। हम ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये ओ आर एस वाला ट्रायंगल, और ओ एम और एस वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को ना पहले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो मुझे चाहिए वहाँ से मिलेगा, और फिर उसका यूज़ करके हम आर से एम का जो लेंथ है वो निकालेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए 5 मार्क्स भी मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं तुम लोगों को ध्यान से समझाते जाता हूँ, तुम डिटेल में समझते जाना। जो पहला स्टेप है, जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप है, मैं वहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप समझ में आते जाए कि आखिर मेरे को यहाँ पर करना क्या क्या है। तो फर्स्ट वाले स्टेप में मैं ओ आर एस को, ट्रायंगल ओ आर एस एंड जो हमारा ट्रायंगल ओ एम एस है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। ठीक है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ओ आर और ओ एम इक्वल है भाई, हमारा जो ओ आर है वो इक्वल है ओ एम के, और ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन था, दोनों 5 5 थे।
तुम लोग यहाँ पर ईच 5 भी लिख सकते हो या गिवन भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। वैसे ही जो आर एस है और जो एम एस है ये भी इक्वल है हमारे पास। आर एस इक्वल है किसके, एम एस के। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे 6 है, ये भी 6 और ये भी 6 है, तो इसको मैं ईच 6 लिख देता हूँ। ठीक है, ईच 6 मीटर। तुम यही चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हो, ईच 5 मीटर करके। ठीक है, और जो ओपी नहीं सॉरी ओ एस जो हमारा साइड है ये इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ओ एस जो है वो इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो इस वजह से हमारा जो दोनों ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ट्रायंगल ओ आर एस हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम एस के। और रूल हमने कौन सा लगा दिया, साइड 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 वाला रूल लगाया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया बच्चों ना, तो उससे एक बहुत जरूरी फायदा होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस वाले एंगल का नाम मैं एंगल नंबर 1 और इस वाले एंगल का नाम मैं एंगल नंबर 2 दे देता हूँ। और तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे नंबरिंग कर सकते हो एंगल्स को, उससे टाइम बचता है। तो अब यहाँ पर एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि एंगल 1 हमारा इस वाले ट्रायंगल का एंगल है और एंगल 2 हमारा जो है वो इधर वाले ट्रायंगल का एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअल में दोनों। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 जो हो गया वो इक्वल हो गया एंगल नंबर 2 के बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सी पी सी टी अप्लाई कर दिया। ये बहुत जरूरी पार्ट है। ये किसके लिए जरूरी है, ये जरूरी है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। मैंने क्या बताया आपको शुरू में कि मुझे ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं ना, उसके लिए ही मैंने 1 और 2 को इक्वल किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे सेकंड वाले पार्ट में। यहाँ पर मैं सेकंड लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, ओ आर पी को और ओ एम पी को। तो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी। ये दोनों अब आराम से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी क्योंकि ओ आर और ओ एम हमको इक्वल दिया ही है। ओ आर इज इक्वल टू ओ एम गिवन है, ईच 5 सेंटीमीटर। हमारा दोनों 5 है, 5 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर बोलो बार बार, रेडियस है क्योंकि दोनों। या फिर तुम यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो। उसके अलावा जो ओ पी है वो दोनों में आ रहा है, ओ पी और ओ पी कॉमन वाला साइड है हमारा। और हमने जो एंगल्स यहाँ पर इक्वल किया हम उनका यूज़ कर लेते हैं। इसका एंगल 1 इक्वल है इसके एंगल 2 के, और ये हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, तो प्रूव्ड एबव करके लिख सकते हो। तो हमने ये साइड लिया, हमने बीच वाला एंगल लिया और फिर साइड लिया, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ओ आर पी है वो अब कॉन्ग्रेंट होता है हमारे ट्रायंगल ओ एम पी के। और ये दोनों कॉन्ग्रेंट किस रूल से हुए, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से हुए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट, तो मेरा आर पी और एम पी आपस में बेटा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर पी इक्वल हो जाएगा एम पी के। इसको भी डब्बे में क्लोज कर दो क्योंकि इसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसी के लिए हमने इतना मेहनत किया है अभी तक। तो ये सी पी सी टी से हमारा ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, यानी कि अगर हमने एक पार्ट भी निकाल लिया तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो अभी इस एक पार्ट आर पी को हम कैसे निकालेंगे वो देखना, यही सबसे ट्विस्ट वाला काम है, मज़ेदार काम है। अगर आर पी और एम पी बेटा इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OP है वो इस RM के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमने तो यही सीखा है कि सर्कल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड के ऊपर आता है तभी कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसका मतलब जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा RM के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट मीन्स, इसका हमारा मतलब ये निकल करके आ रहा है कि जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमारे RM के ऊपर, तभी ये दोनों जो साइड्स हैं ना वो आपस में इक्वल हो रहे हैं। और इसका तुम लोगों को अगर रीज़न लिखना चाहो तो यहाँ पर हमारे पास वो रीज़न भी लिख सकते हो जो मैंने तुम लोगों को पिछले वाले में थ्योरम बताया ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, वही वाला यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो। एक्चुअल में तुम्हारे बुक में थ्योरम 9.4 में दिया हुआ है, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, बाकी वही थ्योरम सेम टू सेम लिख लेना, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो OP हमारा परपेंडिकुलर हो गया RM के ऊपर, ये हो गया परपेंडिकुलर, कहाँ पर 90 डिग्री बन गया, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन गया। बेटा अगर इधर 90 डिग्री है तो मेरा इधर भी तो 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। तो अब इसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जो एक एंगल 90 डिग्री बना है मतलब कि चारों के चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हैं, तो मैं इस वाले का यूज़ करूँगा और नीचे वाले 90 डिग्री का यूज़ करूँगा, और वहाँ से मेरे पास जो RP का लेंथ है वो निकल करके आएगा। कैसे आएगा अब बताता हूँ। हम पकड़ेंगे ट्रायंगल ORP को, ये वाला जो ट्रायंगल है, अब तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर तुम लिखो, अब स्टेप नंबर देखो हम लोग 3 के पास आ गया है ना, ये वाला भी एक तरह से स्टेप 2 के अंदर ही आएगा जो हमने काम किया। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 के पास, थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल। अब उस ट्रायंगल का इज्जत बढ़ा दो थोड़ा सा, जो ORP लिखे थे पिछले बार ना, उसको इन राइट ट्रायंगल ORP बोलो, एकदम प्यार से, साहब बन गया वो तो।
तो जब राइट ट्रायंगल ओ आर पी है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो ओ आर हमारा है वो हाइपोटेन्यूज है, जहाँ पर भी राइट ट्रायंगल बना है ना उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो वो चीज़ हम लिख लेंगे एक बार पहले कि जो ओ आर का स्क्वायर है वो इक्वल है ओ पी के स्क्वायर और प्लस में आर पी के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ से मुझे आर पी चाहिए तो मैं ओ पी को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ओ आर का स्क्वायर माइनस में ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर। मुझे आर पी से मतलब है, मुझे तो आर पी का लेंथ यहाँ पर से फाइंड करना है। तो ओ आर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। ओ पी कितना है भाई, ओ पी का लेंथ नहीं पता। एक चीज़ यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ओ पी जो है ना उसको तुम कनेक्ट करोगे इस वाले साइड से भी। कैसे कनेक्ट होगा, देखो OP को तुम लोग x मान लो, यहाँ पर OP को तुम क्या करो x मान लो। ये चीज़ मुझे ना यहीं कहीं पर लिख लेना था पहले ही, चलो मैंने पहले नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर बगल में कहीं पर लिख देता हूँ। इसके बाद वाले ना यहाँ पर इस जगह पर मैं लिखना एक ज़रूरी चीज़ कि लेट, मान लेते हैं जो OP है वो इक्वल टू x है। ठीक है, OP को अगर हम लोग x मानेंगे तो ये जो PS का लेंथ है ना ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा जो OS है वो पूरा का पूरा 5 है। OS का लेंथ 5 है क्योंकि रेडियस है, सर्कल का रेडियस 5 दिया हुआ है। तो अगर हमें पूरा कंप्लीट लाइन का लेंथ पता है 5 है और उसमें एक पार्ट को अगर हमने x मान लिया तो दूसरा पार्ट 5 में से x माइनस करने पर ही तो निकलेगा ना। ये PS कैसे निकलेगा, हम पूरे 5 में से इस OP को माइनस करेंगे तो PS निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसलिए जो हमारा PS होगा वो हो जाएगा 5 माइनस में x। ये बहुत काम का चीज़ है, इसका भी हम यूज़ करेंगे, जैसे इसका हमने यूज़ किया ना वैसे हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो OP कितना है, OP हमने x मान लिया तो हम x का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे तुम अगर x नहीं भी मानते तो OP के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, बार बार OP लिखने से अच्छा x लिख दो शॉर्टकट में। तो ये x का स्क्वायर हो गया, इक्वल के उस साइड में हमारे पास RP का स्क्वायर आ गया। इसको इतना लिख करके छोड़ दो, या फिर इसको तुम चाहो तो वही 25 वगैरह लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 दे करके इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गया ना। सेम टू सेम काम तुम कहाँ पर करोगे पता है, नीचे वाले ट्रायंगल में करोगे। जो हमारा ये RPS यानी कि RPS ये जो राइट ट्रायंगल है ना इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो अब लिखेंगे हम ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल, जो हमारा राइट वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है RPS, उस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी राइट एंगल है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, जो RS होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा RS का स्क्वायर इक्वल टू हमारा RP का स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा। RP का स्क्वायर हमारा इस बार बेस का परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, और ये वाला जो हमारा PS है वो भी एक साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा PS का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। यहाँ से भी मुझे RP ही चाहिए, जैसे वहाँ पर RP चाहिए तो वहाँ भी यहाँ भी मुझे RP चाहिए, तो मैं इसको भी इधर भेज दूंगा। तो RS का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर बन गया। और माइनस में PS मैंने कितना बताया तुम लोगों को 5 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट मतलब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास RP का स्क्वायर बचेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 36 हो गया, माइनस की साइन के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और फिर माइनस में 2ab होगा तो 5 2 जा 10 और ये x हो जाएगा इस तरीके से, इक्वल के उस साइड में RP का स्क्वायर। थोड़ा सा ब्रैकेट भी ओपन कर लो और अच्छा हो जाएगा तुम्हारा काम। तो ये 36 माइनस में 25 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 10x इक्वल टू हो गया RP का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर के बन गया तुम्हारा यहाँ से 11 है ना। ये 36 में से ये माइनस होगा तो 11 आ जाएगा, फिर माइनस में x का स्क्वायर है, प्लस में हमारे पास 10x है, इक्वल के उस साइड में है RP का स्क्वायर। नाम दे दो इस भैया का इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 में भी RP के स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ इक्वेशन 2 में भी RP के स्क्वायर का वैल्यू है। तो अब हम लोग यहाँ पर आकर के फोर्थ वाला पार्ट करने वाले हैं ना। ये अब कौन सा पार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें समझ में आ गया कि राइट वाला पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देता हूँ, और माइनस में x का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा इस वाले पार्ट के, यानी कि 11 माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में 10x के। तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू फटाफट निकल जाएगा। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 25। इस 11 को भी इधर ही ले आओ तो माइनस के 11 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 10x हो गया। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, तो 14 इक्वल टू आ जा रहा है 10x। तो x की जो वैल्यू निकालोगे, जब तुम 10 को इधर भेजोगे तो डिवाइड बाई में 10 आ जाएगा, और 14 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1.4 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल गया वो आ गया 1.4।
अब x का वैल्यू निकल गया है। अब तुम इस वैल्यू को पुट करके क्या निकालोगे, इस वैल्यू को पुट करके तुम rp का जो लेंथ है ना वो निकालोगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा एक और काम बचा हुआ है। इसी फ्री में तुमको 5 नंबर थोड़ी मिलेगा, तगड़ा क्वेश्चन है ये आर.डी. शर्मा के लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तुम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, मैं छोटे में ही पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में ही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इक्वल टू 1.4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो उससे होगा क्या, इक्वेशन 1 में हमें आरपी का लेंथ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आरपी का स्क्वायर। यही थोड़ा सा तिगड़म, ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है बच्चों के लिए कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, फिर यहाँ पर एक और मेहनत करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इक्वल की उस साइड में 5 का स्क्वायर 25 है, और माइनस में x का स्क्वायर है, तो माइनस में 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये हो जाएगा आरपी, इक्वल की उस साइड में तो 25 है, और उसमें से माइनस करोगे जब तुम 1.4 के स्क्वायर को, तो 1.4 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये हो जाएगा 1.96। इनको सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहाँ पर ध्यान रखना स्क्वायर है ना, तो आरपी का जो स्क्वायर निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 23.04। मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया ताकि वीडियो लेंदी ना हो फालतू फालतू में। तो आरपी का लेंथ कितना निकलेगा, ये तो स्क्वायर का लेंथ है, आरपी का तो लेंथ है नहीं। तो आरपी का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर, तो ये सभी हमारे रूट में आ जाएंगे 23.04। इसके बाद एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तुम्हें वो मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। अगर नहीं पता है तो कमेंट में अगर बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है, तो मैं तुम लोगों को अलग से एक वीडियो बना करके सिखा दूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। और जब तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे रूट से बाहर निकालोगे बेटा, तो आरपी का जो लेंथ निकल करके आएगा वो आ जाएगा 4.8 मीटर। ये हो गया आरपी का लेंथ। और अगर आरपी का तुमने लेंथ निकाल लिया तो बस खेल खत्म। अब तुम लोगों को अलग से कुछ नहीं करना है, आरपी जितना है उतना ही हमारा एमपी है। आरपी और एमपी इक्वल है, पहले किया था हमने ना, तो जो आरएम होगा वो दोनों का सम होगा। नाउ फाइनली हैंस जो लिखना चाहो लिख लो कि भैया हमको चाहिए था आरएम, और जो ये आरएम है ना ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, आरपी से मिलकर के बना है और प्लस में एमपी से मिलकर के बना है। और हमें पता है कि जो आरपी है वो भी 4.8 है और एमपी भी 4.8 है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। दोनों को ऐड करोगे तो आर एम का जो लेंथ निकल करके आएगा वो आ जाएगा 9.6। इस तरीके से बेटा ये रेशमा, सलमा और मनदीप वाला क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मीटर में निकलेगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमारा सारा यूनिट जो है मीटर में दिया हुआ था। तुम लोगों को देखो मैंने एकदम बेसिक तरीके से बच्चों की तरह एकदम समझा दिया है। बहुत सारे बच्चे तो समझ भी गए होंगे एक ही बार में। जो बच्चे नहीं समझे हो ना, तुम एक काम करो, दोबारा से इस पार्ट को एक बार और बस देख लो, इसी चीज़ को, इसी वीडियो को एक बार और क्वेश्चन नंबर 5 वाले को अच्छे से देख लो, तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। और फिर एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, तो एकदम कन्फर्म 100% तुम्हारे से बनने लगेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का मेथड, ठीक है। 5th वाला हो गया। अब हम लोग जाते हैं 6th वाले के पास, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो ये रहा 6th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, फिर से उसी तरीके से, जिसकी रेडियस दी हुई है इस बार 20 मीटर, और ये भी कॉलोनी में बना हुआ है, जैसे वो भी शायद कॉलोनी में ही होगा, जहाँ भी होगा। तो हमारा मेन काम यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि 3 बॉयज़ हैं, एक है अंकुर, एक है सैयद एंड एक है डेविड। तीनों जो बच्चे हैं वो सीटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, यानी कि तीनों उस सर्कल में बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि इनका तो दूरी नहीं बोला था इक्वल इक्वल है, लेकिन ये तीनों बच्चे बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं सर्कल के, और उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है और वो एक दूसरे से बतिया रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो टॉय टेलीफोन तुम लोगों के ज़माने में तो जो बच्चे, यानी कि तुम लोग जो क्लास 9 के बच्चे हो शायद नहीं समझ पाए होगे। होता क्या था ना पहले ज़माने में, जैसे मान लो माचिस का एक डब्बा रहता था, 2 माचिस के डब्बे रख लो और उनको एक धागे से बांध दो, तो वो टॉय टेलीफोन बन जाता था। फिर अगर एक डब्बे में तुम धीरे से कुछ बोलते ना, तो वो दूर तक उस धागे की वजह से दूर में जाकर के दूसरे डब्बे में भी सुनाई देता था। ऐसे एक्चुअल में होता भी है, साइंटिफिकली ये तो उस टाइप का टॉय टेलीफोन होता है। तो सभी ने टॉय टेलीफोन पकड़ा हुआ है और आपस में लोग बतिया रहे हैं। तो हमें बताना है कि टॉय टेलीफोन का जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का, धागे का, वो कितना होगा। तो मैं डायग्राम के थ्रू से तुम लोगों को फिर से डिटेल में समझाता हूँ, और यहाँ पर एक मजेदार कॉन्सेप्ट भी यूज होगा जिससे तुम इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं तुम लोगों को कॉपी में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब डायग्राम बनेगा। यहाँ पर अंकुर है, यहाँ पर सैयद है और यहाँ पर डेविड है। सेंटर है ये सर्कल का, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक रेडियस भी बना दिया। और ये जो रेडियस है ना, हमें ओ से लेकर के ओ तक, वैसे इधर भी रेडियस बनेगा, इधर भी रेडियस बनेगा, मैंने एक ही रेडियस बना दिया है। तो ये जो हमारा रेडियस है ये हमें बोला गया है 20 मीटर का है। अब एक छोटा सा तुम लोगों को रूल याद रखना है,
और ये रूल तुम्हें एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। रूल क्या है कि अगर कोई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ हो, जैसे कि ये क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है? क्योंकि हमसे बताया ही गया है कि तीनों जो बच्चे हैं इक्वल इक्वल दूरी पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया इन चीज़ों को। तो होता क्या है ना कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है, यानी कि उसका जो सेंटर होता है, वो मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये मीडियन क्या है सर? मीडियन का मतलब जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे एक सीधी लाइन बनाओ परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये हमारा मीडियन कहलाएगा। वो सर्कल को 2 बराबर पार्ट में बांटता है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इसी लाइन को आगे बढ़ा दूँ, जो मैंने रेडियस बनाया है ना, इसी को अगर मैं आगे ऐसे बढ़ा दूँ, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट का नाम भी मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मेरे पास ए, एस और डी है, इसका नाम मालूम है, एग्जाम्पल के लिए बी रख देता हूँ, ठीक है, ए बी हो जाएगा ये। तो ये जो ए बी है ना, ये क्या है? मीडियन है। यहाँ पर हम लोग इसको पहले लिख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा ए एस डी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर लिख दो लेट ए बी इज मीडियन। ए बी को हमने यहाँ पर मीडियन ले लिया है। मीडियन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, एक वर्टेक्स से लेकर के दूसरे साइड के ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये ट्रायंगल को 2 बराबर पार्ट में बांटता है, इसको मीडियन कहते हैं। तो अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें सेंट्रॉइड से अगर मीडियन गुजर रहा है ना बेटा, तो होता क्या है कि ये जो हमारा मीडियन है, सॉरी ये वाली जो लाइन हमारी ए बी जो मीडियन है ना, ये सेंट्रॉइड में 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक देखो यहाँ से ओ से ए तक का डिस्टेंस होता है, और एक हमारा ओ से बी तक का डिस्टेंस जो ए बी है वो 2 पार्ट में आ गया, ए ओ और बी ओ। तो ये जो ए ओ और बी ओ होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। इनकी खासियत होती है कि इसका जो रेशियो रहता है वो हमेशा 2:1 ही रहता है। हमारे पास ये वाला साइड और ये वाला जो लाइन तुम्हें दिख रहा है ए ओ और ओ बी या बी ओ, इनका रेशियो 2:1 होता है, और उसको हम इस तरीके से शॉर्टकट में लिखते हैं, ज़्यादा डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो तुम यहाँ पर लिखोगे कि इसलिए हमारा जो ए ओ होगा, अगर हम उसका रेशियो निकाले बी ओ के साथ, तो वो हमारा 2:1 हो जाएगा। और ए ओ का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है? ए ओ हमें 20 दिया हुआ है। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? ये 10 होगा। मेरे भाई अगर ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है ना। ए ओ हमारा 2 है और ओ बी हमारा 1 है, तो अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा? ये हमारा 10 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ए ओ है वो इक्वल है 20 मीटर। क्यों हमको पता चला ये? क्योंकि हमें रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये सर्कल का रेडियस है। तो अगर ए ओ 20 मीटर है तो जो बी ओ का लेंथ होगा वो हमारा 10 मीटर हो जाएगा, इस वाले रूल के वजह से। ये सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का बच्चों। अगर तुमने ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये चीज़ लिख लिया और ये वाला याद कर लिया, तो ये बहुत जगह पर काम भी आता है और तुम्हारा समय भी बचाएगा, ठीक है। तो हमारा ए और बी हो गया 10, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो टोटल ए बी का लेंथ होगा, ये जो मीडियन है इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये हमारा 30 हो जाएगा। तो इसको भी तुम लिख दो कि भैया इसलिए जो ए बी का लेंथ होगा वो हो जाएगा 20 प्लस में 10 इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। ए बी का लेंथ हमारा 30 मीटर होगा। हम इसी का यूज़ करेंगे। हमें निकालना क्या था? हमें बच्चों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, यानी कि ए एस का लेंथ निकाल लो या एस डी का लेंथ निकाल लो या फिर ए डी का लेंथ निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो मैं यहाँ पर से क्या करने वाला हूँ ना कि ये वाला जो हमारा लेंथ है, मैं इस वाले लेंथ को यहाँ पर फाइंड करने वाला हूँ। बोलोगे सर इसको ही क्यों फाइंड करना है, इधर वाले को या इधर वाले को कर लो। अरे तीनों एक ही है मेरे भाई, तीनों का मतलब एक ही है, तुम किसी को भी ले लो। तो जैसे देखो, अगर मान लो मैं एस डी का अगर लेंथ यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एस डी, इन सभी को जो हमने यहाँ पर इक्वल लिखा था ना, इनको यहीं पर तुम इक्वल टू एक्स लिख दो। मान लेते हैं कि ये हमारे तीनों जो हैं वो एक्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एस डी का लेंथ एक्स है बेटा, तो ये एस बी का लेंथ कितना होगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर अब सर्कल का थ्योरम लगेगा। सर्कल के सेंटर से ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना सर्कल के कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास नाउ जो एस डी का लेंथ है उसको हमने एक्स मान लिया था, और साथ ही साथ हमारे पास जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है एस डी के ऊपर। ओ बी हमारा रेडियस नहीं मतलब सर्कल से निकलने वाला एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर। तो हमारे पास एस बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी डी के। एस बी और बी डी इक्वल हो जाएंगे, ये एस बी और बी डी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों हमारे एस डी का हाफ हो जाएगा। बीच से ये कट हो गया, या इक्वल टू तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारा एस डी का हाफ हो जाएगा, या फिर 1/2 में एस डी 1/2 मल्टीप्लाई में एस डी लिख सकते हो, ठीक है। और एस डी का हाफ का मतलब क्या है? एस डी का वैल्यू एक्स है, तो एस डी का हाफ यानी कि एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बार बार एस डी लिखने से अच्छा है कि हम एक्स लिख दें उसके बदले में। तो ये एस बी का लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स डिवाइड बाई 2 निकल गया। ये वाली लाइन कितनी है लल्ला? ये वाली लाइन हमारी 30 है, और ये वाला भी मेरा कितना है? ये भी एक्स है।
ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तुम इधर वाले ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हो, इधर वाले ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, सामने में तो ये दिख रहा है साफ साफ। तो अब मैं लिखूंगा इन राइट ट्रायंगल ए बी एस। अब यहाँ से खेला शुरू होगा ओरिजिनल वाला। अब तुम लिखो इन राइट ट्रायंगल, जो हमारा राइट ट्रायंगल ए बी एस है उसमें हमारा ए एस हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी के स्क्वायर के और प्लस में एस बी के स्क्वायर के, यानी कि बेस के स्क्वायर के। ए एस हमारा एक्स है तो हम इसको एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ए बी हमारे पास 30 है तो हम इसको 30 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में एस बी हमारा कितना है, एक्स डिवाइड बाई में 2 है तो इसको एक्स डिवाइड बाई में 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बस तुम्हारा मेन काम यही करने का था, और हमने भी जो इतना सारा मेहनत किया इसी के लिए किया। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर रेडी है। देखो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 900, और प्लस में यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 आ जाएगा। एक्स वाले को इकट्ठा कर लो, इधर ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल के उस साइड में हमारा 900 बोल के मैं 90 लिख रहा हूँ। इसको 900 कैसे बनाऊँ, इसी को 0 बना देता हूँ, बगल में 9 लिख देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा 900। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर है ही, डिवाइड बाय में हमारे पास 4 है, इक्वल के उस साइड में 900 हो गया। इस 4 को ट्रांसफर कर दो, 3 ये हमारा माइनस होकर के 3x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 4 उधर जाएगा तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 बन गया, और ये 0 उतर गया। अब हम लोगों को 3 को भी ट्रांसफर करना है, तो x का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 उधर जाकर के डिवाइड होगा, तो कट कर दो, 3 1 जा हमारे पास ये हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, और ये डबल 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बार बार बच्चों की तरह लिख नहीं रहा हूँ, मैंने दिमाग में ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये तुम लोग भी कर सकते हो। फिर 3 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो वो हमने दिमाग में ही कर लिया, और ऐसे तुम लोग भी एग्जाम में कर सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। तो एक्स का स्क्वायर हमारे पास कितना निकल गया, 1200 निकल गया। तो एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा बबुआ रूट के अंदर आ जाएगा 1200। अब तुम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो बस इसका लेंथ ही निकालना है, एक्स का ही लेंथ निकालना है। तो इसे तुम बस फैक्टराइज कर लेना, वैसे ही फैक्टर फाइंड कर लेना। 2 से 600 टाइम पे होगा, फिर 2 से 300 टाइम पे 600 आ जाएगा। इस तरीके से फैक्टराइज कर लोगे, और जब ये रूट से बाहर निकलेगा ना तो x का वैल्यू निकल जाएगा 20 रूट में 3, और 20 रूट 3 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x का वैल्यू अगर 20 रूट 3 है, इसका मतलब जो बच्चों के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा 20 रूट 3 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। बच्चा पार्टी, जो ये चीज़ मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है ना, इसका नोट्स भी तुम लोग डाउनलोड जरूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है टेलीग्राम का लिंक, तुम लोग वहाँ पर जाओ, और टेलीग्राम पर मैंने इसका PDF अपलोड कर दूंगा तुरंत इस क्लास के बाद, यानी इस वीडियो को बनाने के बाद, तो तुम PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स वहीं पर तुम लोगों को मिल जाएंगे। और अगली जो वीडियोज़ है 9.3, उसको अगर ढूंढना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो गया होगा, उससे भी तुम्हें अगला वीडियो मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अरे एक जरूरी बात, अगर तुम लोग को मुझसे लाइव क्लासेस में पढ़ना है, वैसे तो देखो बहुत लेट कर दिए हो तुम लोग किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए, अगर अभी तक नहीं किए हो तो फिर भी अगर करना चाहो तो मेरा आरंभ बैच है अनअकैडमी में, वहाँ पर तुम लोग आकर के मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।